वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन क्या है वो समझ लिया था और उसके हमने टाइप्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या है नेक्स्ट जो है अब हमारा वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ है होता क्या है, एक क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, और वो क्या है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसे हमें बैलेंस करना जरूरी क्यों है। ठीक है, अगर बैलेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर अनबैलेंस है तो उसे भी हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। तो वो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कोई सी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो हमने 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और दूसरे इस फॉर्म में जो इसकी स्टेटमेंट थी, इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होगी तो उस केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होगा। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल नहीं है तो उस हिसाब से यहाँ पे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा, जबकि ये लॉ जो है वो करेक्ट है। ये जो है इसे सही प्रूव करने के लिए ही अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लेते हैं और आंसर भी मैंने दे रखा है कि वाई नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आंसर मैंने आपको समझा दिया है कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा, वहाँ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनकरेक्ट हो जाएगा। जबकि ये लॉ करेक्ट है तो इसे इनकरेक्ट ना होने दें। ठीक है, इसे सेटिस्फाई करने के लिए, इसे फुलफिल करने के लिए ही हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लेना। अब अगर हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, कुछ मेथड यूज़ होते हैं जिससे हम बैलेंसिंग करते हैं। तो हमने एक मेथड पढ़ना है, हमारे 10th के लेवल पे एक ही मेथड है और वो कौन सा है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो जो मेथड अब हमने पढ़ना है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जैसे थोड़ा नाम से हमें समझ आ रहा है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर से, किसी न्यूमेरिक वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, हिट मतलब हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और ट्रायल मतलब हम चेक करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है कि नहीं हो गई है। और अगर बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन नहीं हुई है तो फिर हम किसी और नंबर से हिट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ट्रायल चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें जो बैलेंसिंग है वो स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। तो हम एक एग्जाम्पल जो है वो बैलेंसिंग की स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और उसके बाद जो नॉर्मल तरीका यूज़ होता है एक बॉक्स बना के बैलेंस करना, फिर हम वैसे बैलेंसिंग करेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है इसे आप समझ लीजिए। वैसे एग्ज़ाम में जो है वो डायरेक्ट बैलेंस करना होता है, स्टेप्स जो है वो लिखने के चांसेस कम ही होते हैं कि हमें स्टेप्स लिखने को बोला जाए। तो यहाँ पे जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे क्या है, तो आयरन हमने लिया Fe, प्लस में हमने वाटर लिया, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं इस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं और उसके बाद फिर डायरेक्ट भी हम करके देख लेंगे इसी एग्जांपल को कि किस तरीके से होगा। और ये यहाँ पे याद रखिएगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना है, प्रैक्टिस के ऊपर ये कंसेप्ट है। जितनी ज़्यादा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आप करोगे उतने क्वेश्चंस, उतना ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें फर्स्ट स्टेप में जो हमने करना है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसे बॉक्सेस के अंदर लिखना है। तो बॉक्सेस के अंदर कैसे लिखने, तो आप देख लीजिए यहाँ पे Fe को भी हमने बॉक्स के अंदर रख दिया, वाटर को भी हमने बॉक्स के अंदर रख दिया,
Fe3O4 को भी हमने बॉक्स के अंदर रख दिया और H2 को भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में जो है हमने इसे बॉक्स में प्लेस करना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम टेबल बनाएंगे। तो जब मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझाया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि किस तरीके से होता है। तो आइए सेकेंड स्टेप में हमने टेबल बना ली, ठीक है। इसमें हमने एलिमेंट लिखा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो हमें जो एलिमेंट्स दिख रहा है एक Fe है, एक हाइड्रोजन हमें दिख रहा है और एक ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड Fe के नंबर ऑफ एटम्स आप देख लीजिए 1 है, प्रोडक्ट साइड Fe के नंबर ऑफ एटम्स 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4। अब ये हमारा पूरा समरी आ गई इस केमिकल रिएक्शन की कि किसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है और हमें अब किसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है। आयरन के जो है एक साइड 1 है और एक साइड 3 है और ऑक्सीजन में भी एक साइड 1 है और एक साइड 4 है। तो ज़्यादा इजी क्या होता है उस एलिमेंट को पहले बैलेंस करना जिसके नंबर ऑफ एटम्स किसी एक साइड 1 है और किस दूसरी साइड कुछ भी हो, क्योंकि 1 में हम वो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे तो रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 4 है। तो अगर हम इस रिएक्टेंट साइड जहाँ कहीं पे भी ऑक्सीजन है उसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 4 और इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। पर आप याद रखिएगा ये जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ये पूरे एलिमेंट या मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है उसके आगे ही मल्टीप्लाई होता है। कभी आप किसी एलिमेंट या एटम के नीचे ये वैल्यू नहीं लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है तो पूरे एलिमेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होगा उसके आगे मल्टीप्लाई होता है। तो हमने यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में हमने करना है वो हम ऑक्सीजन के एटम्स जो है उसे बराबर कर रहे हैं। तो देख लीजिए ऑक्सीजन के एटम्स हम बराबर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा ही था कि रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1 और प्रोडक्ट साइड 4 है। तो हमने क्या किया बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ऑक्सीजन अलग नहीं है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, H2O के अंदर है। तो आप यहाँ O के नीचे 4 मत लिख दीजिएगा। ये जो 4 मल्टीप्लाई होगा ये पूरे H2O के आगे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जो पूरे H2O है उसके आगे मल्टीप्लाई होगा। और हो सकता है हम किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करें तो दूसरा अनबैलेंस हो जाए, कोई नहीं, फिर हम उस दूसरे को भी बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग तब तक करते रहनी है जब तक हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स इक्वल ना हो जाए। तो देख लीजिए वो हमने 4 मल्टीप्लाई किया तो अब हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ऐसे मिल गई, ठीक है। Fe में हमने कोई छेड़खानी नहीं की, प्रोडक्ट साइड भी हमने कुछ करना नहीं था। हमने क्या करना था रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन है उस पर 4 मल्टीप्लाई करना था और वो देखिए हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए भी लिखा हुआ है कि आप जो गलती ना करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, ऐसे लिखेंगे, ना कि O के नीचे 4 लिख दें या फिर ब्रैकेट लगा के नीचे 4 लिख दें। बैलेंसिंग के लिए जो भी नंबर हम यूज़ करते हैं वो पूरे कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है ये आ गई है। पर अभी ये बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है तो हमें फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो अब जो है ऑक्सीजन के तो 4 एटम्स हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 इंटू 2 हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए हैं 8 एटम्स। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए हैं और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के सिर्फ कितने हैं 2 एटम्स। तो हाइड्रोजन पहले बैलेंस था लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करते ही हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब क्या है हमें तो नंबर मल्टीप्लाई करना है। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है 8, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है 2 के टेबल में 8 वैल्यू आती है और कब आती है जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया
तो ये आप देख लीजिए कि हमने अब जो है रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन जो है, ठीक है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखा है हमने यहाँ, तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के जो एटम्स है कितने 8, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2। तो अब इक्वल करना है तो प्रोडक्ट साइड जहाँ हाइड्रोजन है उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने कर दिया, तो जो हमने 4H2O लिखा था वो तो आएगा ही, उसे आप नहीं हटा देना। जो पहले हमने बैलेंसिंग के लिए नंबर यूज़ किया था वो नहीं हटेगा, पर अब जो है प्रोडक्ट साइड जो है वो क्या हो जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन है उसके आगे 4 लगा देंगे। और यहाँ अच्छी बात है हाइड्रोजन सेपरेट है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 1 जा 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। अब जो रह गया वो एलिमेंट हमारा आयरन है। तो रिएक्टेंट साइड आयरन कितना है आप देख लीजिए 1, और प्रोडक्ट साइड आयरन कितना है 3। तो हमें इस 1 को 3 बनाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो 3 से। तो अब हमने जो है क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पे जो Fe है आयरन, उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। और ऐसा करते ही आयरन भी जो है दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। तो आइए अब देखिए एटम्स ऑफ आयरन है, तो एटम्स ऑफ आयरन रिएक्टेंट पे इनिशियली कितना है 1, और प्रोडक्ट पे इनिशियली कितना है 3। तो टू बैलेंस, अब हम बैलेंस कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट साइड जहां आयरन था उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ऐसा करते ही रिएक्टेंट साइड भी आयरन 3 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी आयरन 3 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमने बैलेंस कर लिए थे, तो जो हमें अब इक्वेशन मिल जाएगी वो ये रही, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस में 4H2, और ये इस तरीके से हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया। लेकिन क्या है, एक स्टेप अभी और बाकी है। तो जो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती है, तो इसे हमने क्या करना है, अब जो इनके स्टेट्स होते हैं, जो इनके फिजिकल स्टेट्स होते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी में जो है हर एक बैलेंस इक्वेशन के बाद उनके जो है गैसेस स्टेट या लिक्विड या सॉलिड स्टेट नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी जो हमें दिया होगा, हमें पता होगा, तो उस पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहले 6th स्टेप में हमने क्या किया, ये बॉक्सेस हटा दिए, क्योंकि हमने बैलेंसिंग स्टार्ट की थी तो हमने बॉक्स लगाए थे इनमें। अब बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है तो ये बॉक्स हटा देंगे। तो देखिए अब ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, 3Fe प्लस में 4H2O और Fe3O4 प्लस में 4H2। तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गया। और जो मैंने आपको स्टेट वाली जो बात कही है, तो उसको अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इनके स्टेट्स होंगे वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो जो है लिखा भी है स्टेप 7th में कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनकी हमने क्या है रिप्रेजेंट करके यहाँ पे हमने लिखना है। तो जो है लिख देते हैं हम यहाँ पे इस केस में, और वो जो है हमारा कितना आ जाएगा, तो देखा जाए तो हमने आयरन है, आयरन हमारा एलिमेंट्रल फॉर्म में है तो सॉलिड है, वाटर जो है वो हमारा गैस फॉर्म में है, और आयरन ऑक्साइड जो बना हमारा वो सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन जो है हमारे वो गैस फॉर्म में। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा किसका स्टेट क्या होता है। तो नॉर्मली जो है इक्वेशन में ये स्टेट्स नहीं लिखना पड़ता है, पर फिर भी जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा कंसेप्ट है उसमें एक स्टेप ये भी इन्वॉल्व है कि जो फिजिकल स्टेट्स है उनके सिंबल्स भी लिखने जरूरी है। ठीक है, तो वैसे इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि हमने वहाँ जो एग्ज़ाम में आता है वो स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने नहीं आता। हमें जैसी इक्वेशन दी होगी, तो जो इक्वेशन हमें दी होगी उसमें उनके स्टेट्स लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लिखे हुए हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने बस सीधे उसे बैलेंस कर देना है। पर स्टेप में ये भी एक स्टेप इन्वॉल्व है कि हाँ उनके जो स्टेट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करके हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हमने जो है इसी वाले एग्जाम्पल को क्या करते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं जो हमने वैसे एग्जाम्स में करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसे देख लेते हैं। ठीक है, मैं और करके लिख दे रहा हूँ कि बैलेंस कैसे होगा। तो हमें जो दिया हुआ है वो इक्वेशन है Fe प्लस में जो हमें गिवन है वो क्या है, H2O। हमने इसी तरीके से बैलेंसिंग करनी है।
तो ये आ जाएगा। और साथ में जो बन रहा है वो है Fe3O4 और साथ में क्या था हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, बैलेंस। तो हम यहाँ पे जो बैलेंसिंग करेंगे वो क्या है, एक टेबल बना के हमने यहाँ पे क्या करनी है, बैलेंसिंग। तो हमने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करना है और उस टेबल से हमने फिर जो है एलिमेंट्स चेक करने हैं किसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है और फिर हम क्या कर देंगे, वहाँ पे बैलेंस कर देंगे। तो जो है हमने यहाँ पे सेम वैसे ही क्या लिख लेना है, एलिमेंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन, किस साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और सेम वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स इन, किस साइड, तो राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS मतलब मैंने बता रखा है रिएक्टेंट साइड होता है और RHS मतलब जो है वो प्रोडक्ट साइड होता है। तो अब हम पहले एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो एक तो हमें Fe दिख रहा है, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड देखे जाए तो कितने दिख रहे हैं हमें, तो 1 दिख रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही इसी के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड कितने हैं, तो 3 है। अब जो है दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारे लिए यहाँ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है आप देख लीजिए 2 है। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो कितने हैं, वो भी 2 है। अब जो हमारे पास तीसरा एलिमेंट दिख रहा है वो ऑक्सीजन दिख रहा है। अब इस ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमने जो है देखने हैं, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड जो है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स वो हमारे पास कितने हैं, 1 है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है। तो इस तरीके से ये 1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट साइड अगर हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स देखें तो देखिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। तो प्रोडक्ट साइड कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स 4 है। अब हमने इसे बैलेंस करना है, तो आप इसी एक टेबल से ही इसे हम बैलेंस करेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है, तो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, प्रोडक्ट में आयरन के नंबर ऑफ एटम्स 3 है। तो मैंने कहा था इजी क्या होता है, तो 1 और 2 हो या 1 और 3 हो या 1 और 4 या 5 हो, तो 1 पे वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो है वो हमें बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, कभी भी इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है बैलेंस करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी और इसमें मैंने आपको क्या कहा कि रिएक्टेंट साइड आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड आयरन 3 है। तो इसे रिएक्टेंट साइड जो आयरन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरीके से क्या हुआ, जो आयरन है रिएक्टेंट साइड वो भी कितना हो गया है, 3 हो गया। ठीक है, अब आयरन जो है रिएक्टेंट साइड वो भी कितना हो गया, 3 हो गया। आपने एक ही बार टेबल बनानी है, वो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं उसमें चेंज करके जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। अब आयरन हमारा बराबर है हाइड्रोजन हमारे इक्वल है, अब ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 4 है। तो फिर वही 1 को 4 बनाना है, तो जहाँ ये 1 है ऑक्सीजन के एटम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ हमें कहीं दिख रहा है, तो इसके यहाँ बीच में 4 या नीचे 4 नहीं लिखना है, कहाँ लिखेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे। अब ऐसे करते ही ऑक्सीजन देखिए 4 और नीचे 1 था, तो 4 1 जा 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरीके से यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। पर यहाँ 4 लगाते ही हाइड्रोजन, अब आप चेक करिए 4 2 जा कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, रिएक्टेंट साइड अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हैं, 8 हो गए। लेकिन वही प्रोडक्ट साइड देखिए तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है। तो अब हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट साइड 2 है उसे 8 बनाना है। तो 2 के टेबल में 8 आता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट साइड H2 है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसे अगर हम अब 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हाइड्रोजन 4 2 जा क्या हो गया, 8। तो अब आप देखिए तो आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है, हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है और ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम आ गए। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। हमने एग्जाम में ऐसे ही करना है, एक टेबल बना लिया
और उसमें इनिशियली वैल्यूज़ रख दिए, बाकी हमने रफ में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया और फाइनल बैलेंस इक्वेशन हमने वहाँ पे क्या कर देनी है, लिख देनी है। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल्स अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ और फिर आपको भी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा।